आज की मेडिसिन है अमोनियम कार्बोनिकम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक केमिकल फैमिली से होगी और जिसका कॉमन नेम स्मेलिंग साल्ट अमोनिया के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसकी फैमिली है, जैसा कि आप जान रहे हैं कि फैमिली एक केमिकल फैमिली से है और इसका सूत्र होता है NH4OCO2, जिसको हम लोग बैलेंस करके बनाते हैं 2NH4O3CO2। आइए इसके कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं, अर्थात मरीज की शारीरिक बनावट, बाहरी शारीरिक बनावट कैसी होगी। साउथ फ्लेशी वोमेन विथ वेरियस ट्रबल इन कॉन्सिक्वेंसी ऑफ लीडिंग ए सेडेंट्री लाइफ। अब एक ऐसा मरीज जो काफ़ी मजबूत सुदृढ़ होगा, मोटा ताज़ा होगा और फ्लेशी यानी होता है मांसल, जिसके पास बहुत सारी समस्याएं होंगी, वेरियस ट्रबल्स। और ये ट्रबल्स किसके कारण होंगी? सेडेंट्री लाइफ के चलते। सेडेंट्री लाइफ होता है दोस्तों कि सेडेंट्री लाइफ बोलते हैं जो बैठ करके बिना हिले डुले बैठे बैठे ही समय अपना काट रहा है, कोई ऐसा काम करता है जिसमें वो फिजिकल वर्क नहीं कर सकता है। तो ये सारे काम जो है सेडेंट्री लाइफ के अंदर ही आते हैं। डेलिकेट वुमेन हु मस्ट हैव द स्मेलिंग बोतल, और ऐसी डेलिकेट यानी होता है काफ़ी कोमल, छुई मुई जैसी, तुरंत किसी भी इन्वायरमेंटल चेंज या फिर किसी प्रकार का चेंज जो है उसको तुरंत ही प्रभावित कर देता है, वैसी डेलिकेट लेडीज़ होगी जिसके हाथ में स्मेलिंग बोतल होगा और कंटिन्यूअली एट हैंड, और उसको वो हाथ में ही रखेगी। एंड रेडली कैचेज कोल्ड इन विंटर, और आसानी से यह जो है ठंडे के समय में ठंडक इसको लग जाएगी। स्मेलिंग बोतल का अर्थ हुआ दोस्तों यहाँ पे कि जो हम लोग आजकल जैसे विक्स आदि की जो बोतल्स आती है जिसको नाक में लगा करके खींचा जाता है, ये उसी बोतल के बारे में बात कर रहा है जिसे यहाँ स्मेलिंग बोतल लिखा गया। सूंघने वाला बोतल जिसे नाक में लगा के सूंघा जा सके। और ये क्यों बोतल रखता है ये हम लोग आगे जानेंगे। मेंटल जनरल इल ह्यूमर ड्यूरिंग वेट स्टॉर्मी वेदर, कहता है कि यह चिड़चिड़ा होगा। इल ह्यूमर यानी होता है चिड़चिड़ा। कब होगा? ड्यूरिंग वेट, बारिश के समय में, रेनी सीजन में। स्टॉर्मी वेदर, अब स्टॉर्मी मतलब हुआ कि स्टॉर्मी वेदर यानी हुआ तूफ़ानी मौसम जिसको कहते हैं, जिसमें तीव्र हवाएं चल रही हों। तो इस तरह के मौसम में कुछ भीजा हुआ हो, बारिश का मौसम हो, साथ में उसमें तूफ़ान भी चल रहा हो, तड़का भी तड़क सकता है। इस तरह की तेज़ हवाएं और तेज़ बारिश जब होता है तो ये रेनी वेदर को बोल रहा है। तो इस तरह का हम लोग देखते हैं हमारे यहाँ भारत में, इस तरह के मौसम बदलते हैं। खास करके जब आम का मोजर हम लोग देखते हैं कि आम जब फल रहा है उसमें मोजर लग रहा है और छोटे छोटे उसमें आम निकल रहे हैं, तो उस समय काफ़ी बारिश तेज़ होती है और उस समय क्या होता है, तीव्र हवा चलती है। कई बार तड़का भी तड़कता है, कई बार बर्फ़ भी गिरता है। तो इस तरह का वेदर जो है इसमें ये क्या होगा, इल ह्यूमर्ड हो जाएगा, क्योंकि इसकी समस्या उस समय बढ़ जाएगी। और समस्या क्या है हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिजिकल जनरल, इसके फिजिकल जनरल सिम्टम को देखते हैं। जो इसके बाहरी शरीर से जुड़े हुए जो भी सिम्टम्स होंगे वो क्या होंगे। हेमोरेजिक डायथेसिस, डायथेसिस यानी होता है कि टेंडेंसी, किसी भी बीमारी का बार बार हो जाने का टेंडेंसी, यानी इसको बार बार पाइल्स की समस्या होगी। फ्लूइड ब्लड एंड डीजेनरेशन ऑफ रेड ब्लड कॉर्पसल्स,
अब जो भी इसकी रक्त है और रक्त के अंदर जो पाए जाते हैं आरबीसी, जिसको हम लोग रेड ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं, लाल रक्त कण, ये क्या होंगे, ये डीजनरेट करेंगे। तो इससे इसके रक्त में कहीं ना कहीं रक्त संबंधी विकार भी देखने को मिलेगा और आरबीसी से कम हो जाने के चलते, टूट जाने के चलते भी बहुत सारे सिम्टम्स जो डेवलप होते हैं वो सारे सिम्टम्स इसमें नज़र आएंगे। अल्सरेशन टेंड्स टू गैंग्रीन, और कोई भी अल्सर जो होगा वो ये क्या हो जाएगा, गैंग्रीन में। गैंग्रीन यानी होता है कि ऐसा घाव जो बहुत ही बुरी तरह से उसमें सड़न हो गया हो और इस लेवल तक गैंग्रीन चला जाता है कि अंगों को काटना पड़ता है। ऐसा डायबिटीज़ में देखने को मिलता है। चिल्ड्रन डिसलाइक वॉशिंग, स्नान करना यह पसंद नहीं करेगा। बच्चे खास करके अगर एमन कार्बोनिकम के अगर मरीज हैं तो वो क्या करेंगे, स्नान करना पसंद नहीं करेंगे। ऐसा एंटीम क्रूड और सल्फर में भी पाया जाता है। इसके हेड के सिम्टम को देखते हैं। हेडेक, सेंसेशन ऑफ फुलनेस एज इफ फोरहेड वुड ब्रस्ट, ऐसा लगेगा कि जैसा माथा भरा भरा सा है, भारी भारी सा है और सामने से माथा फट के निकल जाएगा। बेलाडोना ग्लोनाइन में ऐसा मिलता है। लॉस ऑफ थिंकिंग पावर, ऑफ कोर्स जिसको हेडेक है वो क्या थिंकिंग कर सकता है। ये एक्स्ट्रा मैंने सिम्टम लिख लिया है, इसके दुबे का है। नोज के सिम्टम को देखते हैं। नोज ब्लीड, नाक इसका क्या होगा, नाक से इसके खून निकलेगा। वेन वॉशिंग द फेस, जब भी ये मुंह को धोएगा, ये रेड लाइन सिम्टम है। आर्निका मैककार में ऐसा पाया जाता है। एंड हैंड इन द मॉर्निंग, और ये हाथ को भी धोएगा या फिर चेहरे को धोएगा तो उस समय सुबह के समय में इसका क्या होगा कि नाक से खून निकलेगा। फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रिल, खास करके बाएं नाक से। आफ्टर ईटिंग, खाना उना खाने के बाद भी ऐसा देखने को मिल सकता है। उजेना, ब्लूमिंग ब्लडी म्यूकस फ्रॉम द नोज फ्रिक्वेंटली। अब उजेना एक तरह की बीमारी होती है, इसको समझेंगे। इसमें जो नोज की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है और जो हमारे बोन होते हैं वो क्या होते हैं, डीजेनरेट करने लगते हैं, यानी वहाँ पे क्या होता है, डीजेनरेशन होने लगता है। और डिके अवे, इसमें एक शब्द आता है, टूटने लगता है, वहाँ पे सड़न होने लगता है और क्षय होने लगता है, यानी वहाँ से हड्डियों का नाश भी होने लगता है धीरे धीरे। इस स्तर का होता है ये। चूँकि ये क्रोनिक एक क्रोनिक सिम्टम समझिए, जो इसकी नोज की ब्लीडिंग की जो बार बार जो सिम्टम्स हमें देखने को मिल रही है, ये एक्यूट नहीं है, ये बहुत पुराना है। तो बार बार कहीं पे अगर इस तरह की समस्या होती है तो ऑफ कोर्स है कि वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपको इस तरह की सिम्टम्स देखने को मिलेंगी। ब्लड रशेस टू टिप ऑफ नोज, और सीधी सी बात है कि नाक का जो कोना होता है, जो हमारे ओठ से दूर का भाग है और जो दोनों भवों के बीच से हड्डियां आती हैं, और ओठ से जो ऊपर की तरफ नाक की जो हड्डियों को बनाता हुआ एक ढांचा बनता है और दोनों जहाँ पे जाके मिलते हैं वो एज है, वो वहाँ पे जो पॉइंट है वहाँ से ब्लड जो है इसका नीचे गिरेगा। फ्रॉम वेन स्टूपिंग, जब ये झुकेगा तो होगा। और वेन स्टूपिंग के समय में इसका हेडेक का भी सिम्टम देखने को मिलेगा और ऐसा लगेगा कि जैसे माथा फट के बाहर निकल जाएगा आगे से। स्टॉपिंग ऑफ नोज मोस्टली एट नाइट, रात के समय में इसका नाक बंद हो जाएगा। मस्ट ब्रेथ थ्रू द माउथ, मुंह खोल करके सांस लेगा। ये की नोट इवन इन डिप्थेरिया, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि होम्योपैथी में डिजीज से ज़्यादा हमें कुछ लेना देना नहीं होता है। कोई भी सिम्टम किसी भी डिजीज में आ रहा है, अगर वो सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप बिना सोचे उस सिम्टम के आधार पे अगर आप मेडिसिन देते हैं तो मेडिसिन ज़रूर काम करती है। तो यहाँ बीमारी का नाम लिखा है
कि ये जो है मुंह से सांस लेगा और नाक उसका बंद हो जाएगा, ये की नोट सिम्टम है इवन इन डिप्थेरिया में भी। तो जनरल सी बात है, हमारे लिए रोग का नाम महत्व नहीं रखता है ज़्यादा। तो ये सिम्टम मिलेंगे उसमें। लॉन्ग लास्टिंग कोराइजा, बहुत ही दूर बहुत ही देर तक चलने वाला, अभी हुआ तो बहुत दिन तक चलेगा, यह जुकाम इसको, सर्दी जुकाम इसको बना रहेगा। स्नफेल्स ऑफ इन्फेंट, स्नफेल्स यानी होता है नाक का बंद हो जाना, नाक बंद हो जाएगा, वो सांस नहीं ले पाएगा। ऐसा हीपर में है, हीपर सल्फर में, नक्स भूमिका में, और सैम्बुकस में है, और स्टिक्टा में है। तो ये इसके नोज के काफ़ी पिक्यूलियर सिम्टम्स हैं जो यहाँ आपको देखना, ध्यान में रखना होगा। थ्रोट में देखते हैं पुट्रीड सोर थ्रोट, तो पुट्रीड सोर थ्रोट, ये पुट्रीड यानी होता है सड़ा हुआ, और सोर यानी बिल्कुल घाव की तरह। थ्रोट जो है आपको नज़र आएगा, उसमें सड़न होगा और साथ में लालिमा लिए हुए इन्फ्लामेशन भी होगा। सोरनेस उसी को कहते हैं। छूने पे दर्द करेगा, या फिर कोई भी आप पेय पदार्थ पी रहे हैं या खाना खा रहे हैं, या इवन आप सलाइवा यानी लार भी अंदर करते हैं, तो उस समय भी आपको दर्द होगा। सोर का अर्थ यही होता है। टेंडेंसी टू गैंग्रीनस अल्सरेशन ऑफ टॉन्सिल, टॉन्सिल जो होता है हमारे इनर माउथ में, तो उसमें क्या होगा, वहाँ भी गैंग्रीन आपको मिलेगा और अल्सरेशन वहाँ मिलेगा। गैंग्रीन का हमने सिम्टम ऊपर भी पढ़ा था फिजिकल जनरल में। इसका एक अल्सरेशन टेंस टू गैंग्रीन, ये इसका एक आपको समझिए कैचिंग सिम्टम है। और किन्हीं बहुत बड़े राइटर ने कहा है, एक डॉक्टर साहब हैं कलकत्ता के, मैंने उनकी कुछ वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने एक अपने बेटे का इलाज किया था। बुखार को उन्होंने थूजा मेडिसिन से उसको क्योर किया था। तो उनका कहना है, डॉक्टर साहब का, बहुत ही पुराने हैं, लगभग अभी उम्र उनका 80 के लगभग होगा, 80 ईयर के होंगे। उन्होंने कहा कि एलेंस की नोट में जो नॉर्मल सिम्टम्स भी लिखे हुए हैं ना, विदाउट, जिसको हम लोग कहते हैं बोल्ड लाइन सिम्टम, तो बोल्ड लाइन में भी जो नहीं लिखा हुआ है वो भी सिम्टम काफ़ी महत्व रखते हैं, और उस सिम्टम्स का भी काफ़ी वेटेज है। और उन्होंने कई ऐसे मरीजों को ठीक किया है सिंपल एलेंस की नोट में, जो सिंपली वर्ड्स में लिखा हुआ जो सिम्टम है उसको देख करके, और इसी आधार पे उन्होंने अपने अनुभव को बताया था। तो ये चीज़ मैं इसलिए बोला क्योंकि यहाँ अल्सरेशन टेंस टू गैंग्रीन हमने फिजिकल जनरल में भी देखा, और यहाँ पे भी मेरे को मिला थ्रोट में अल्सरेशन ऑफ टॉन्सिल ग्लैंड, गैंग्रीनस, टेंडेंसी टू गैंग्रीनस अल्सरेशन ऑफ टॉन्सिल, तो यहाँ पे भी मिल रहा है मेरे को। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। ग्लैंड्स इंगॉर्ज्ड, अब ग्लैंड्स इंगॉर्ज्ड यानी होता है कि इंगॉर्ज्ड यानी लटका हुआ और उसमें लालिमा युक्त, ये आपको टॉन्सिल नज़र आएगा अगर आप देखेंगे उसको, पेशेंट को, उसके मुंह को खोल करके और टॉर्च से आप अगर इंस्पेक्शन करेंगे तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। इन डिप्थेरिया और स्कारलेटिना, व्हेन द नोज इज स्टॉप्ड अप, चाइल्ड कैन नॉट स्लीप बिकॉज इट कैन नॉट गेट इट्स ब्रेथ।
एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि हर जगह पे नोज इसका क्या होगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा और इस कंडीशन तक बंद रहेगा कि ये बेचारा सांस भी नहीं ले सकता नाक से। बिल्कुल दोनों नाक ही बंद हो जाएगा तो व्यक्ति की सांस कैसे लेगा, तो मुंह खुलता है और ये बैठ जाता है। बैठने से इसे राहत मिलती है कहीं ना कहीं। नोजल्स जो हैं, नॉस्ट्रिल्स के जो नॉस्ट्रिल्स हैं उसमें कहीं ना कहीं इसको रिलीफ होता होगा। कुछ ना कुछ इसके नाक में कहीं ना कहीं से ओपनिंग थोड़ी सी बनती होगी जिससे इसको कुछ चैन मिलता होगा, इसलिए ये मरीज बैठ जाता है। तो मैं इस लाइन में जानने वाली ये चीज़ है इन डिप्थेरिया और एस्कारलेटिना। एस्कारलेटिना का अर्थ होता है फीवर विथ रेड रैसेस। अब रेड रैसेस का सीधी सीधी बात समझे कि ऐसा बुखार जिसमें लाल लाल चकत्ता हो, ठीक है ना। और डिप्थेरिया जो होता है एक आपका फॉल्स मेम्ब्रेन डेवलप कर जाता है अंदर माउथ के अंदर, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। ऐसा फ्रेंड्स आप लोगों ने पढ़ा होगा पैथोलॉजी में और पीएम में भी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में। तो नेक्स्ट सिम्टम इसका देखते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी महिलाओं से जो रिलेटेड है सिम्टम इसके क्या आएंगे। तो कोलेरा लाइक सिम्टम आपको देखने को मिलेगा एट द कमेंसमेंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। जब इसका ऋतुस्राव शुरू होता है उस समय ऐसा सिम्टम देखने को मिलेगा। बोविस्टा में और वेरेट्रम एल्बम में आपको ऐसा सिम्टम देखने को मिलता है। मेंसेस देखते हैं, 2 ईयरली प्रोफ्यूज प्रिसीड्स बाय ग्रिपिंग कोलिकी। बहुत पहले होगा और बहुत ज़्यादा होगा और साथ में पेट में बहुत मरोड़ होगा। ग्रिपिंग कोलिकी यानी होता है ऐसा लगता है पेट को कोई पकड़ के हाथ को मरोड़ रहा है। एक्रिड मेक्स द थाई सोर। एक्रिड यानी होता है जलनशील, उसमें जलन होगा जैसे किसी ने एसिड लगा दिया हो। और थाई के आसपास का जो एरिया है वो क्या होगा, उसमें सोरनेस होगा। सोरनेस का वही मैंने पहले जो आपको बताया था, इन्फ्लामेशन विथ पेन। एक लालिमा होगा उसमें रेडनेस के साथ। कोपियस एट नाइट एंड वेन सिटिंग, ज़्यादा निकलेगा, मीन्स खून ज़्यादा निकलेगा कब, रात में और जब वो बैठेगी तब। ऐसा जिंकम में भी है। विथ टूथेच कोल्की सैडनेस, और इसके साथ क्या क्या होगा, दांत का दर्द, पेट का दर्द और काफ़ी उदासीनता उसके अंदर देखने को मिलेगी। फैटिग यानी हो गया कि वो थकान भी होगा, स्पेशली ऑफ थाई, योइंग एंड चिलीनेस। और इसके जांघ जो है वो क्या होगा, वहाँ पे आपको बहुत थकान इसको महसूस होगा। लॉस ऑफ, समझिए कि वहाँ की जो एनर्जी है बिल्कुल लॉस महसूस होगी। और साथ में योइंग यानी होता है जमाई आना, और साथ में इसमें ठंडक भी होगा। पेन में चिलीनेस पल्सेटिला में भी होता है और उसमें भी सैडनेस होता है, बट उसमें वीपिंग भी होता है, मैंने यूं ही बता दिया। लिकोरिया कैसा होगा, वाटरी होगा, बर्निंग फ्रॉम द फॉर द यूटेरस, फ्रॉम द यूटेरस। वाटरी बर्निंग फ्रॉम द यूटेरस, एक्रिड प्रोफ्यूज फ्रॉम द वेजाइना, एक्सकोरिएशन ऑफ भाल्वा। लिकोरिया कैसा होगा, पानी की तरह होगा, उसमें जलन होगा, बर्निंग फ्रॉम द यूटेरस, लगेगा कि गर्भाशय से, नाभि के अंदर से जलन महसूस हो रहा है। एक्रिड प्रोफ्यूज फ्रॉम द वेजाइना से ये सारी चीज़ें जो लिकोरिया निकलेगा वो इस तरह के सिम्टम को लेके निकलेगा। एक्सकोरिएशन ऑफ भल्वा का अर्थ होता है कि जो हमारा एक्सटर्नल पार्ट ऑफ वेजाइना, जो हमारा एक्सटर्नल पार्ट है, भल्वा का अर्थ हुआ एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ वेजाइना।
रेस्पिरेटरी सिम्टम इसका सिस्टम देखते हैं। डिस्निया विद द पाल्पिटेशन वर्स बाई एक्सर्शन और ऑन असेंडिंग इवन ए फ्यू स्टेप्स। अब ये कहता है कि इसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो ये सिम्टम आ रहा है डिस्निया, यानी सांस लेने में जो तकलीफ़ होगा उसमें क्या आपको मिलेगा, पाल्पिटेशन मिलेगा, यानी हार्ट जो है उसका पाल्पिटेशन उसमें मिलेगा। वर्स बाई एक्सर्शन और ऑन असेंडिंग इवन ए फ्यू स्टेप्स, कोई भी काम करने से यह चीज़ बढ़ेगा, और इवन असेंडिंग फ्यू स्टेप्स यानी सीढ़ी उड़ी चढ़ने से भी इसको ये चीज़ मिलेगा, डिस्निया विथ पाल्पिटेशन। वर्स इन द वार्म रूम, गर्म कमरे में बढ़ेगा। वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज इन इम्फाइसेमा, अब इम्फाइसेमा जो है उसके लिए यह बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है। इम्फाइसेमा जो है इसमें होता है कि एयर सैक्स ऑफ लंग्स डैमेज्ड एंड इनलार्ज्ड, जो सैक्स हैं छोटे छोटे सैक्स लंग्स के अंदर जो बने हुए हैं, जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंजेज होता है लंग्स के अंदर, उन सैक्स का क्या होगा, उसमें डैमेज हो जाएगा और उसमें आपको वो इनलार्ज्ड भी हो जाएगा। कफ ड्राई फ्रॉम टिकलिंग इन थ्रोट एज फ्रॉम डस्ट एंड एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 3 to 4 AM कैलीकार्प, इसका सिम्टम एग्रावेट करता है कैलीकार्प के तरह सुबह 3 बजे से लेकर 4 बजे भोर में। और कफ यानी खांसी कैसा होगा, बिल्कुल सूखा होगा और ऐसा लगेगा कि जैसे गले के अंदर कोई खिचखिचाहट हो रहा है, कुछ खुजला रहा है या कुछ गुदगुदी किया जा रहा है, और ऐसा जो है लगेगा जैसे कि डस्ट जो है, डस्ट जैसे गले के अंदर घुस जाने पे जिस तरह का महसूस होता है उसी तरह का महसूस होगा, को ऐसा मरीज बोलेगा। लूजेज ब्रेथ व्हेन फॉलिंग एज स्लीप, ये चीज़ है जैसे ही सोएगा ये सांस नहीं ले पाएगा। मस्ट अवेकन एंड गेट ब्रेथ, और बैठ जाता है सांस लेने के लिए। ऐसा आपको ग्राइंडेलिया में और लैकेसिस में मिलता है। एक्सट्रीमिटीज़ देखते हैं। पानारिटियम, पानारिटियम यानी होता है कि ड्रम स्टिक लाइक जो है, जैसे ढोल उल बजाने के लिए जो स्टिक होता है उस तरह का उंगली जो है, उंगली का जो है टिप जहाँ पे नखून है वहाँ जो है ड्रम लाइक हो जाएगा, फूल के वो गोला गोला हो जाएगा, लगेगा जैसे कि ढोल बजाने वाला लकड़ी है जिसमें आगे बांधा रहता है कुछ, आपने देखा होगा बैंड पार्टी में बांधा रहता है गोला सा कपड़ा और उसी से वो ड्रम को हीट करता है। डीप सीडेड पेरियोस्टियम पेन, और दर्द करेगा हड्डी के अंदर, हड्डी भी अंदर तक दर्द करेगा। पेरियोस्टियम आउटर लेयर ऑफ द बोन को हम लोग पेरियोस्टियम कहते हैं और उसी के पेन को ये बता रहा है। डायस्कोरिया और साइलेसिया में ऐसा देखने को। स्किन देखते हैं। बॉडी रेड एज इफ फ्रॉम द स्कारलेटिना, अब इसका जो है स्किन कैसा होगा, लाल लाल हो जाएगा और उसमें वही फीवर के साथ लाल चकत्ता होगा, कंपेयर करने को बोल रहा है। और ये मेडिसिन है फ्रेंड्स एलेंथस, में भी आपको ये सिम्टम देखने को मिलता है। मैलिग्नेंट स्कारलेटिना विथ डीप स्लीप, अब ये कह रहा है कि बहुत ही वो मैलिग्नेंट स्कारलेटिना विथ डीप स्लीप, तो मैलिग्नेंट का अर्थ होता है घातक और दुस्साध्य, ऐसा जिसे साधा नहीं जा सकता है। आगे कहता है फ्रेंड्स मिलियरी रैश और फैंटी डेवलपमेंट और फैंटली डेवलप्ड इरप्शन फ्रॉम डिफेक्टिव वाइटलिटी। मिलियरी रैश यानी होता है, ये रैश एक तरह का समझिए कि लाल लाल दाना के तरह, चकत्ते की तरह होगा, और ये होता इसलिए है क्योंकि ब्लॉकेज और इन्फ्लामेशन हो जाता है किसमें, इक्रीन स्वेट ग्लैंड डक्ट में।
इक्रीन स्वेट ग्लैंड डक्ट जो होता है उसमें क्या होता है, ब्लॉकेज हो जाता है और इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके चलते अंदर से जब बाहर से बॉडी हीट करती है तो उसे कूल करने के लिए जो हमारा नेचुरल सिस्टम है उसमें पसीना बन करके पानी बाहर आता है, जिसमें हवा लग करके हमारा स्किन चिल हो जाता है, कूल ऑफ हो जाता है। वो जो नेचुरल सिस्टम है वो यहाँ पे डिफेक्टिव हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है, आगे लिखता है इसमें क्यों होता है। फेंटली डेवलप्ड इरप्शन, ऐसा इरप्शन जो पूरी तरह से नहीं निकला हो। और क्यों पूरी तरह से नहीं निकल पाता है, क्योंकि वाइटलिटी जो है वह कहीं ना कहीं डिफेक्टेड हो गई है, जीवनी शक्ति कहीं ना कहीं डिफेक्टेड हो गई है। इसके चलते थ्रेटेंड पैरालिसिस ऑफ ब्रेन, और कहीं ना कहीं पैरालिसिस ऑफ ब्रेन में भी ये अच्छा काम करता है। अगर बाकी सारे सिम्टम्स भी मिल रहे हैं तो ये अच्छा काम करता है। और थ्रेटेंड पैरालिसिस ऑफ ब्रेन में ट्यूबरकुलिनम और जिंकम भी अच्छा है, ये भी एक अच्छी मेडिसिन है। आइए इसके मोडालिटी को देखते हैं। एग्रावेशन किस किस चीज़ से एग्रावेशन होता है, कोल्ड से, वेट वेदर से, वेट पोल्टिसेस से। पोल्टिसेस यानी होता है कि किसी भी चीज़ की लुगदी, देखे हुईएगा कभी हम लोग चटनी उटनी पिसाता है तो एक वेट पोल्टी के तरह, एक लुगदी के तरह वो बन जाता है। तो इस तरह के चीज़ों के टच होने से भी इसमें एग्रावेशन होता है। वॉशिंग ड्यूरिंग मेंस, मुंह के धोने से, हाथ के धोने से मेंसेस के समय जो सिम्टम्स हमने ऊपर पढ़ा था। एम्लोरेशन, लाइंग ऑन एब्डोमेन, पेट के बल अगर ये सोता है तो इसके बीमारी में क्या होगा, कमी आएगी, हार्श होगा। एसिटिक एसिड में ऐसा पाया जाता है। ऑन पेनफुल साइड, अगर पेनफुल साइड में ये सो रहा है तो वहाँ भी इसको आराम महसूस होता है, पल्सेटिला के तरह। इन ड्राई वेदर, सूखे वातावरण में भी, सूखे मौसम में भी इसे अच्छा लगेगा। रिलेशन देखते हैं। इट एंटीडोट्स पॉइजनिंग विथ रस्टक्स का अगर पॉइजनिंग का केस है तो उसमें ये अच्छा काम करेगा, क्योंकि रस्टक्स जिस पौधे से बनता है, जिस प्लांट से बनता है, वो प्लांट जो है वो पॉइजनस होता है, तो उसके पॉइजनिंग में ये अच्छा काम करेगा। और इवन भी आप कह सकते हैं कि रस्टक्स का अगर एग्रावेशन बैडली हो गया है तो उसको ये एंटीडोट कर सकता है, इफ़ इसके सिम्टम्स अगर वहाँ पे मैच कर रहे हैं तब। एंड स्टिंग्स ऑफ इंसेक्ट्स, और किसी कीड़े के काटने से भी अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसमें भी ये उसको एंटीडोट करेगा। तो ये था आपका एमोनियम कार्बोनिकम। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती हो, यूज़फुल लगती हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, अपने कलीग्स में, अपने कॉलेज फ्रेंड्स में। मैंने अपने कॉलेज लाइफ में काफ़ी फेस किया है इस तरह का स्ट्रगल कि जो चीज़ें इसमें लिखी हुई है वो समझ में नहीं आना। अब किन्हीं से पूछो तो वो कुछ का कुछ बता देते थे, और संसाधनों की कमी के चलते बहुत बार मिसगाइड हो जाना। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। और पुनः जाते जाते एक बार फिर कहूँगा कि डॉक्टर और वकील को आखिरी दम तक पढ़ते रहना पड़ता है। इतनी बार आप एक ही चीज़ को पढ़िएगा, सुनिएगा, आपको नई नई चीज़ें उसमें सुनने को, पढ़ने को, समझने को मिलेगी, और इससे आपका नॉलेज जो है प्यूरिफाई होता है। और हमारा जो पेशा है वो प्रैक्टिस का पेशा है। इसमें कभी ये नहीं कहा जाता है कि आप क्लिनिक में ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मरीजों को ट्रीट करते हैं कि नहीं करते हैं। इसमें एक शब्द यूज किया जाता है, प्रैक्टिस। आपकी प्रैक्टिस कैसे चल रही है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का अर्थ ही होता है कि अभ्यास।
तो करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पे पड़त निशान। तो बार बार एक ही चीज़ को रिपीट एंड रिपीट करने से उसमें से, जैसे हम लोग दही को मथते हैं तो उसमें से मक्खन निकलता है, उसी तरह नॉलेज को बार बार अगर आप मंथन करते हैं, बार बार स्टडी करते हैं, बार बार उस चीज़ों को देखते हैं, बार बार सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं माइंड में वो चीज़ आपके पर्सोनिफाई होती है और नॉलेज आपका इन्हांस होता है। थिंकिंग और डायमेंशन ऑफ व्यूइंग, किसी चीज़ को देखने की नज़रिया बदलती है। ये सही है फ्रेंड्स, क्योंकि जिन चीज़ों को मैं स्टूडेंट लाइफ में पढ़ता था उस समय और जिन चीज़ों को मैं आज पढ़ रहा हूँ उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। सोच में, आपकी थॉट्स में, चीज़ों को समझने में काफ़ी अंतर है पहले से। किस मेडिसिन को किस तरह से समझना है, किस मेडिसिन का कौन कौन सा चीज़ है जो इम्पोर्टेंस रखता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वक्त के साथ अभी भी पूरी तरह से मैं ये कह दूं कि मुझे सारी बातें समझ में आती है या आई एम परफेक्ट, तो ये गलत होगा। बिकॉज ये चीज़ इतना डीप है, नॉलेज महासागर की तरह होता है। अगर कोई ये सोच ले कि मैंने महासागर की पूरी गहराई पार कर ली है, अब इसके आगे कुछ नहीं है, तो ये उसकी कमतर सोच होगी। क्योंकि ज्ञान, विज्ञान और भगवान, ये तीन चीज़ जो है ना फ्रेंड्स, इसकी ना ही तो प्रारंभ आपको देखने को मिलेगा और ना ही इसका अंत। आप जितना इसमें अंदर जाइएगा उतना ही आपको यह लगेगा कि अभी और कमी है और हमें जानना चाहिए और जानना चाहिए। तो इसी शुभकामना के साथ कि आप और हम सब मिल के अपने नॉलेज को पॉलिश करते रहेंगे, नॉलेज की धार को और तेज करेंगे और नॉलेज को और प्यूरिफाई करेंगे। इसी शुभकामना के साथ मैं आप सबों के लिए समय निकाल करके वीडियो लेके आता हूँ। अपने विचार को कमेंट बॉक्स में लिखें। आप किसी चीज़ को और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं या फिर कोई आपके ऐसे क्वेश्चंस हैं, किसी प्रकार का डाउट है, वीडियो में किसी प्रकार की आप और भी इन्हांसमेंट चाहते हैं, तो ज़रूर आपके सजेशन का स्वागत है, आपका वेलकम है। आप अपने सजेशन को कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं यथासंभव प्रयास करूंगा। तो अभी मुझे आप आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं दोस्तों अगले मेडिसिन में। और जब ये मटेरिया मेडिका ख़त्म हो जाएगा हमारा, तो हम ऑर्गेनन को शुरू करेंगे, क्योंकि एक ऑर्गेनन भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बिना होम्योपैथी प्राणविहीन है, एक शव के समान है। या फिर आप यूँ समझ ले कि किसी नादान बच्चे के हाथ में किसी ने दो धारी तलवार पकड़ा दी हो। तो ऑर्गेनन काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सारे सब्जेक्टों में, होम्योपैथ के जितने भी सब्जेक्ट हैं, अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं अच्छा प्रैक्टिस करूं या अच्छा फिजिशियन बन जाऊं, तो उसके लिए ऑर्गेनन बिल्कुल ज़रूरी है। ऑर्गेनन आँख की तरह है,
इसके बिना व्यक्ति चल तो सकता है पर ठोकरें उसे बहुत लगेंगी और वो घायल होके आखिरी में हिम्मत हार के बैठ जाता है। तो ऑर्गेनन को मैं इसके बाद शुरू करूँगा। और यही सारी कुछ बातें थी। वीडियो कुछ लंबी हो गई है, फिर कोई बात नहीं है। ज्ञान की बात को जितना आप आराम से और जितने विस्तार पूर्वक समझाएं उतना ही वो जहन के अंदर उतरता है, आपके हृदय में उतरता है, आपके माइंड में बैठता है, आपके मन में उसका एक छवि तैयार होता है। तो फ्रेंड्स, अब मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं किसी अगले मेडिसिन में, किसी अगले वीडियो में। थैंक्स।